आपकी बातें इतनी सीधी और साफ और करुणापूर्ण हैं कि आश्चर्य है कि संसार के लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, विशेषकर शिक्षा जगत के महारथियों एवं राजनीतिज्ञों को। क्या वे बिल्कुल ही अंधे हैं? पहली बात, शिक्षा का सारा प्रयोजन एक है और वह है कि तुम्हें अतीत से न टूटने दिया जाए। शिक्षा का सारा न्यस्त स्वार्थ एक है कि तुम्हें परंपरा से मुक्त न होने दिया जाए। शिक्षा परंपरा की सेवा में नियोजित है और मैं जो कह रहा हूं वह परंपरा नहीं। मैं जो कह रहा हूं वह अतीत नहीं, वर्तमान है। शिक्षा का वर्तमान से कोई संबंध नहीं। शिक्षा पीछे की तरफ देखती, शिक्षा की आंखें चैथी पर लगी, वो पीछे की तरफ देखती। जो पहले हो गया है उसको ही पढ़ाई जाती, उसको ही समझाया जाती। जो आज हो रहा है उससे शिक्षा का कभी कोई संबंध नहीं होता। जब यह भी अतीत हो जाएगा तब शिक्षा इसको भी पढ़ाएगी। ध्यान रखना, कभी तुम्हारे शिक्षा शास्त्री मुझे पढ़ाएंगे, लेकिन वो तब पढ़ाएंगे जब मैं जा चुका, जब अतीत हो गया, जब मैं काम का ना रहा। शिक्षा शास्त्री तभी पकड़ता किसी चीज को जब वो राख हो जाती, जब उसमें से अंगारा खो जाता। कबीर जब जिंदा थे तो शिक्षा शास्त्री कबीर से कोई संबंध नहीं जोड़ सका। अब कबीर पर कितनी पीएचडी लिखी जाती तुम देखते हो। जितने शोध ग्रंथ कबीर पर लिखे गए उतने किसी पर नहीं लिखे गए। गंवार कबीर पर इतने शोध ग्रंथ। अगर कबीर ने नौकरी की आकांक्षा की होती किसी विश्वविद्यालय में तो चपरासी की भी जगह ना मिलती। आचार्य के पद की तो बात ही अलग। कबीर को यह विश्वविद्यालय विद्यार्थी की तरह भी प्रवेश देने को राजी होते, यह भी संदिग्ध है। बेपढ़े लिखे कबीर को कौन विश्वविद्यालय में घुसने देता? और आज तुम्हारे तथाकथित पंडित और आचार्यगण और शोधकर्ता अपनी जिंदगी कबीर में गंवाते कि कबीर का क्या मतलब है, कबीर का क्या अर्थ है। कबीर की उलटबासियों को सुलट कर रहे हैं, समझाने की कोशिश में लगे। कबीर भी अपनी कब्र में खूब हंसते होंगे कि यह भी खूब मजा हुआ। जीसस को जिन लोगों ने सूली दी वे पंडित थे, रबाई, पढ़े लिखे लोग, सुसंस्कृत। और अब वही जीसस पर शोध करते हैं। 2000 साल हो गए उसी काम में लगे, वही लोग, उसी तरह के लोग। कारण समझो, शिक्षा का संबंध अतीत से है। शिक्षा मरे की शिक्षा है, जीवंत की नहीं। शिक्षा केवल मरे को ही अंगीकार करती है। शिक्षा पोस्टमार्टम, सौ परीक्षा है। तुम जैसे नहीं पूछते ना कि आपका शरीर इतना सुंदर है लेकिन डॉक्टर आपकी 100 परीक्षा क्यों नहीं करते। यह प्रश्न बेहुदा मालूम होगा कि इतना सुंदर प्यारा शरीर और हम डॉक्टरों को देखते हैं कि मुर्दों को चीर फाड़ रहे हैं। ऐसे सुंदर आदमी के रहते हुए आपकी चीर फाड़ क्यों नहीं करते, आपकी 100 परीक्षा क्यों नहीं करते। जैसे यह प्रश्न गलत होगा क्योंकि 100 परीक्षा होती ही मुर्दे की है, जीवित की नहीं होती। वैसे ही शिक्षा मुर्दे की है। शिक्षा एक 100 परीक्षा है, पोस्टमार्टम। जब कोई चीज मर जाती है, इतिहास का हिस्सा हो जाती है, जब व्यक्ति तो जा चुका होता है, सिर्फ उसके चरण चिन्ह रह जाते हैं रेत पर समय की। बुद्ध के हों कि नानक के, कि धनी धर्मदास के। फिर शिक्षा शास्त्री एकदम उत्सुक हो जाता है। वो जल्दी से इसको आत्मसात कर लेना चाहता है, वो इसको परंपरा का हिस्सा बना लेना चाहता है। वर्तमान में होती है बगावत और शिक्षा में बगावत नहीं।
शिक्षा में विद्रोह का कोई तत्व नहीं। इसलिए तो शिक्षा दो कौड़ी की है। जिस दिन शिक्षा में विद्रोह का तत्व होगा, उस दिन शिक्षा का मूल्य होगा। उस दिन असली शिक्षा होगी पृथ्वी पर। उस दिन शिक्षा केवल तुम्हें आजीविका कमाने में कुशल नहीं बनाएगी, उस दिन शिक्षा तुम्हें जीवन भी देगी। अभी केवल रोटी रोजी देती और जीवन तो छीन लेती। रोटी रोजी जरूरी है, लेकिन जीसस ने जैसा कहा कि रोटी के ही सहारे तो कोई नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए। वह और अभी शिक्षा से नहीं मिलता। अभी उस और को मिलने के सब उपाय नष्ट कर दिए जाते। अभी विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि को बचा के लौट आना बड़ा मुश्किल है, नष्ट हो ही जाती। शिक्षा की ईजाद ही इसलिए की गई थी ताकि पुरानी पीढ़ी अपनी जानकारी को नई पीढ़ी को दे जाए। शिक्षा का प्रयोजन ही शुरू में यही था, वही अब भी है। बाप ने जो जाना है वो अपने बेटे को देना चाहता है। फिर जानकारियां इतनी हो गई कि बाप इस काम को खुद नहीं कर सकता था, नहीं तो और काम ना कर सके। तो फिर नौकर मध्यस्थ रखे गए, वे ही शिक्षक हैं। शिक्षक बाप की नौकरी में है बेटे को पढ़ाने को। ख्याल रखना है इस बात को, इसमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। शिक्षक बाप की नौकरी में है बेटे को पढ़ाने को। शिक्षक बेटे की सेवा में नहीं है, बाप की सेवा में। इसलिए जो बाप के हित में है वो बेटे को पढ़ाया जाता है, जो बाप के हित में है वो बेटे को सिखाया जाता है, जो बाप निर्णय करता है वो बेटे तक पहुंचाया जाता है। इसलिए रूस में एक तरह की शिक्षा है, क्योंकि वहां बाप दूसरी बात तय कर रहे हैं। कम्युनिज्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों तक, ईश्वर का नाम नहीं पहुंचना चाहिए, ये बाप ने तय किया है। तो बेटे तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता। हिंदुस्तान में बाप तय करता है कि धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, तो बेटे तक धार्मिक शिक्षा पहुंचती। यह बाप नियंता है। बाप ने जो अनुभव किया है, जो ज्ञान की संपदा जुटाई है, वो चाहता मेरे बेटे पर आरोपित हो जाए। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी अस्मिता मेरे बेटे में चले। वो बेटे के कंधे पर जीना चाहता है। मैं जो कह रहा हूं वो अंगार है, वो बगावत है, विद्रोह है। वो बाप के पक्ष में नहीं, वो बेटे के पक्ष में। वह अतीत के पक्ष में नहीं, भविष्य के पक्ष में। वो जो होने वाला है उसकी सेवा में रत होनी चाहिए शिक्षा, ना कि जो हो चुका है। क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, अब नहीं होगा, अब उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिता के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए, पिता के प्रति निश्चित सम्मान होना चाहिए। असल में तो तुम्हारा भविष्य जितना सुंदर होगा उतना ही तुम्हारा पिता के प्रति सम्मान भी अधिक होगा, क्योंकि पिता ने ही तो तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें स्वतंत्रता दी, तुम्हें सुरभि थी। खलील जिब्रान का वचन है, अपने बच्चों को प्रेम देना, स्वतंत्रता देना, लेकिन अपना ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारा पुराना पड़ चुका है। बच्चे दूसरे ही दुनिया में जिएंगे, वहां यह ज्ञान काम ना आएगा, वहां नया ज्ञान काम आएगा। और यह बात रोज रोज ज्यादा महत्वपूर्ण होती गई। आज से 3000 साल पहले बाप और बेटे के जानकारी में कोई फर्क नहीं होते थे, इसलिए शिक्षा बिल्कुल कारगर थी। क्योंकि जो बाप ने जाना था वही बेटे को जाना था। समझे, एक बाप जूता सीता रहा जिंदगी भर, तो बेटे को जूता सिखाना, जोड़ना, जूता बनाना सिखा जाता था। इसलिए बहुत समय तक गुरुओं की जरूरत ही नहीं थी, शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं थी। हर बाप बढ़ई अपने बेटे को बढ़ईगिरी सिखा देता था, दुकानदार अपने बेटे को दुकानदारी सिखा देता था, छत्री अपने बेटे को युद्ध में लड़ना सिखा देता था, ब्राह्मण अपने बेटे को पौरोहित्य सिखा देता था।
अपने अपने बेटों को अपने अपने लोग सिखा लेते थे। परंपरा से बात चलती चली जाती थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान का संग्रह बढ़ता चला गया। फिर संग्रह इतना हो गया कि हर एक बाप अलग अलग अपने बेटे को शिक्षा दे, यह संभव नहीं रहा। तो फिर हमें स्कूल निर्मित करने पड़े, पाठशाला बनानी पड़ी। फिर उस पाठशाला के द्वारा हम सिखाते रहे। बापों ने जो जाना था वो जरूरी था सिखाना अतीत में, क्योंकि अगर वो न सिखाया जाए तो बच्चों को फिर आबासा से शुरू करना पड़ेगा, उससे बहुत नुकसान होगा। इसलिए तो पशु पक्षी विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास शिक्षा का कोई जाल नहीं है। तो हर बाप जहां से शुरू किया था, हर बेटे को भी वहीं से शुरू करना होता। मनुष्य की यही खूबी, जहां बाप ने अंत किया, बेटा वहां से शुरू करता है, इसलिए विकास होता है। बाप की सीढ़ी का उपयोग कर लेता है बेटा। शिक्षा का बड़ा बहुमूल्य दान रहा अतीत में, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा सहयोगी की वजह बाधक हो रही, क्योंकि रोज नई घटनाएं घट रही। ज्ञान इतनी तीव्रता से फूट रहा है, इतना विस्फोट हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पिछले 5000 सालों में जितना ज्ञान का विकास हुआ था, उतना पिछले 50 सालों में हुआ है। और पिछले 50 सालों में जितना विकास हुआ है, उतने पिछले 5 सालों में हुआ है। और पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ, उतने पिछले 5 महीनों में हुआ है। ये गति इतनी तीव्रता से हो रही है कि हमारे शिक्षा संस्थान करीब करीब व्यर्थ हो गए। अब समझो इस बात को। अगर तुम स्कूल में जाते हो पढ़ने, मनोविज्ञान पढ़ने जाते हो, तो तुम्हारे प्रोफेसर ने जब मनोविज्ञान पढ़ा था 30 साल पहले, वो मनोविज्ञान गलत हो चुका। वो वही पढ़ा रहा है, उसका अब कोई काम ही नहीं रहा, वो आउट ऑफ डेट है, कचरा है। जब मैं मनोविज्ञान पढ़ने विश्वविद्यालय में गया और मैंने देखा कि मेरे प्रोफेसर मैकडूगल पढ़ा रहे हैं। मैकडूगल उन्होंने पढ़ा था, अब तो मैकडूगल का नाम भी किसी अर्थ का नहीं, तो 50 साल पुरानी बात हो गई। जब मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि आप ये क्या पढ़ाते, मैकडूगल का तो आज कुछ अर्थ ही नहीं, तो स्वभावतः वो मुझसे नाराज हो गए। मेरे उनके बीच संबंध बनना मुश्किल हो गया। ये तुम जान के हैरान होगे कि आज अगर विद्यार्थी थोड़ा भी होशियार हो तो गुरु से ज्यादा जानेगा। थोड़ी भी होशियार हो, कोई बहुत बड़ी प्रतिभा की जरूरत नहीं, थोड़ी प्रतिभा हो तो गुरु से ज्यादा जान सकता है, क्योंकि गुरु बंधा है जो उसने पढ़ा था। विज्ञान पढ़ा था उसने 30 साल पहले। इन 30 सालों में विज्ञान की सब अवस्था बदल गई, सब जमीन बदल गई। अब न्यूटन का कोई मूल्य नहीं है। आइंस्टीन के बाद न्यूटन का क्या मूल्य है? न्यूटन तो सिर्फ ऐतिहासिक नाम रह गया। आज तो इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इतनी तेजी से नई जानकारियां और नया ज्ञान फूट रहा है कि बहुत मुश्किल है कि गुरु शिक्षक इसके साथ तादाद में रख सके। पश्चिम में विचार किया जा रहा है कि हम नए ढंग से शिक्षा दें। शिक्षा की संभावना भविष्य में यह है कि शिक्षक विदा हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, या उसका मूल्य बहुत गौण हो जाएगा। उसकी जगह कंप्यूटर होंगे, क्योंकि आदमी को सीखने में बहुत वक्त लगता है, कंप्यूटर जल्दी सीख लेते। 1 मिनट में सारी बाइबल कंठस्थ करवाई जा सकती कंप्यूटर को। तो ज्ञान इतनी तेजी से घट रहा है कि कंप्यूटर ज्ञान को सीखेगा और कंप्यूटर सिखाएगा विद्यार्थियों को, तभी हम तालमेल रख सकेंगे, नहीं तो सब तालमेल टूटा जा रहा है। टेलीविजन का उपयोग होगा। अब भूगोल पढ़ानी पुराने ढंग से, टांगे हैं नक्शा, पागल हो गए हो? टेलीविजन मौजूद है, तुम नक्शा टांगे हुए हो। तुम समझा रहे हो कि लंदन कैसा नक्शे से, जबकि टेलीविजन पर लंदन पूरा का पूरा दिखाया जा सकता है, और जो बात देखी जाती है वो कभी भूलती नहीं। याद करने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया का नक्शा
फिजूल है। टेलीविजन काम कर देगा, और भविष्य में टेलीविजन की भी जरूरत नहीं होगी। दुनिया इतने करीब आ गई है कि घंटे भर में तो लंदन पहुंचा जा सकेगा। ले गए विद्यार्थियों को, लंदन दिखा दिया, बात खत्म कर दी। नाहक समय खराब करना, और तब वे भूलेंगे नहीं। जो बात नहीं हो सकती थी पहले, अब हो सकती। तकनीक विकसित हुए, और तकनीक इतने विकसित हुए हैं कि तकनीक भविष्य उन्मुखी है। आदमी के माध्यम की अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रही। तुम पूछते हो कि शिक्षा महारथी, पहले तो महारथी इत्यादि शिक्षा में कहां होते? बैलगाड़ियां चला रहे हैं लोग, रथ वगैरह हैं कहां? कोचवान कहो। असल में जो कुछ नहीं हो पाता वो शिक्षक हो जाता। पहले तो वो भी कोशिश करता है कांस्टेबल हो जाए।